अग्रवाल जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगी मैं। सत्यव्रत जी, क्या लग रहा है आपको क्योंकि मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है फैसले की घड़ी जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है? कितने तैयार हैं आप, कि जो तैयारियां हैं वो कितनी करी हैं आपने? देखिए, तैयारियां तो हो गई पूरी। अब तो इंतजार है परिणाम का, और जितना वोटिंग के बाद समय बीतता है उतना विश्वास और कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप हुआ है। बिल्कुल, इसलिए चिंता हमें नहीं है कि हमारी स्थिति क्या, क्योंकि मैं तो कहता ही आया हूं कि मैदान में हम ही थे, तो दूसरा तो कोई नहीं। अब रजवंत जी की स्थिति तो ये अच्छी बेहतरीन बताएंगे, लेकिन मैं जितनी जानता हूं कि इन लोगों का कहीं 3 अंकों में या 4 अंकों में कोई चेयरमैन प्रत्याशी आएगा, ये मुझे बड़ी आशंका है। आम आदमी पार्टी को लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया, और कांग्रेस मैदान में थी नहीं, तो कुल मिला के 5 पार्टियां चुनाव मैदान में हरियाणा के इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना कुछ करिश्मा करतब करते हैं। उनमें बाकी 2 बच गई, भाजपा और जजपा, तो मैदान में तो 2 ही है। अब आने के बाद कौन किसको क्या कहता है वो विषय अलग है, लेकिन मैदान में जजपा भाजपा गठबंधन मौजूद है और जनता ने उनको स्वीकार किया है। और इसलिए भी बाकी लोग मैदान में नहीं थे, क्योंकि जजपा भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों की, सरकार की नीति और नेताओं की जो कार्यशैली है उसके कारण से सब लोगों को अपने अपने मैदान में मजबूती से आने को डर था, और उस डर को उन्होंने चुनाव में दिखा भी दिया। किसी के पास कोई जनाधार, कोई आधार जीत का नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी के पास एक अनुभवी लोगों की टीम, गठबंधन की ताकत और 8 साल के किए गए कामों की ताकत के आधार पर जनता ने भरपूर समर्थन और भरपूर आशीर्वाद इन उम्मीदवारों को दिया है। और जैसे जैसे आपकी काउंटिंग की हमारे पास रिपोर्टिंग आएंगी तो हम उसको साक्षात भी कर पाएंगे। मैं इस बात के साथ कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी का शहरी क्षेत्र में व्यापक जनाधार है, और आज जिसको भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी कहते थे, आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर और ढानी और गांव तक फैली पार्टी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत की आत्मा में भारतीय जनता पार्टी बसती है। उनके अपने पिछले 8 साल के काम और निरंतर, आज भी देखिए जिस प्रकार से आपने समाचार लिया होगा रात को, भारत की अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए के साथ जिनको घोषित किया है, वास्तव में भारत की आत्मा उन लोगों के बीच में रहती है, जहां से उनको प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। भारत के इस 75 साल के कालखंड के बीच ऐसे इस प्रकार के लोगों का, भारत की अस्मिता के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोग थे, वो केवल और केवल अपने अपने स्थान पर मीडिया, प्रिंट मीडिया और अब तो सोशल मीडिया, लेकिन वो जमाना तो सोशल मीडिया का भी नहीं था। नेताओं की नजर गिर जाती थी तो राष्ट्रपति बन जाते थे, रोटी चाय पानी मिल जाता था, अच्छा बना दिया तो राष्ट्रपति पद बनकर उनका एक अवसर पूरा होता था। लेकिन आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया व्यापक देश की हर चीज को जनता के सामने रखते हैं, और जब भारत की आत्मा के लिए काम करने वाले लोग दिखाई देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनका साथ लेकर आगे बढ़ती है। मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि कौन किस पार्टी में। भारत स्वतंत्र है, भारत की पार्टियां लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं, और नेता और नीति यदि बदलती हैं तो मतदाता और नेता बदल जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब जब देश के अंदर नेता, नीति और कार्यक्रम बदले हैं तो लोगों ने विश्वास के आधार पर अपना मतदान किया है, और परिणाम देश ने देखा है कि आश्चर्यजनक रूप से परिणाम दुनिया के सामने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ
योगेंद्र मोर जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हमारे साथ इनेलो से भी जुड़े हुए हैं रजवंत जी। रजवंत जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट दिया है, क्या इनेलो उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से और जनता इंतजार कर रही थी कि हमें वोट डालने का अवसर मिले। निकाय के चुनाव जो काफी लंबे समय से पेंडिंग थे वो पूरे हुए, शांतिपूर्ण पूरे हुए, और उसी को लेकर किस किस पार्टी ने कितनी मेहनत की है, वो कितना अपना लोगों में अपना मैसेज देने में कामयाब हुए, आज उसका रिजल्ट है। बिल्कुल। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि विकास की बात है, तो विकास सरकार ने कितना कराया और कितना नहीं कराया ये जनता तय करेगी। आमतौर पर ये जो निकाय के जो चुनाव होते हैं, इसमें जो छोटी समस्याएं हैं, गांव की मतलब कस्बे में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका चुनाव है, और उसको लेकर वो जनता क्या सोचती है, किसे अपना वोट दे किसे ना दे, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हर पार्टी ने मैं अपनी बताता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोगों को समझाने का काम किया है, लोगों को किस प्रकार से उनकी जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है, उसके लिए क्यों इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दे, ये भी हमने समझाने के प्रयास किया है वहां पर। अब वो जनता हमारी बात से हमारी बात को कितना समझ पाई है, हमारे साथ कितना आ पाई है, ये आज इस रिजल्ट में देखने को मिलेगा, और उसी का इंतजार है। निश्चित तौर पर हमें अपनी जो पहले हमारी जो एक बार 2019 में जो हमारी उपस्थिति थी, कहीं ना कहीं हम उससे बढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेंगे। जनता का विश्वास हमारे साथ रहेगा, और निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी जनता की आवाज को उठाने का काम कर रही थी, वो आगे निरंतर करती रहेगी। ठीक है रजवंत जी, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ खास मेहमान योगेंद्र जी भी बने हुए हैं। योगेंद्र जी, कितने तैयार हैं आप, क्योंकि कांग्रेस ने तो हालांकि अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन फैसले की जो घड़ी है वो बिल्कुल नजदीक है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, हम लोग नहीं चाह रहे थे, ये हमारी पार्टी का फैसला था कि हम स्थानीय चुनाव जो निकाय चुनाव में इस प्रकार से पार्टी के केंद्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जगह पर जाकर हमें ऐसा लगा है कि कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं समर्थन दिया है अच्छे लोगों को नेताओं ने। तो और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए जो स्थानीय चुनाव हो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय चेहरों पर लड़े जाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा कई बार जो अब वो स्थानीय नगर परिषद की बात हो रही थी, और बात हो रही थी राष्ट्रपति के लिए की बात, नगर परिषद के चुनाव की हो रही थी, बात हो रही थी भारत की सबसे बड़ी पार्टी की। स्थानीय स्तर पर जो मतलब इस पर क्या काम हुए थे, मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मतलब पानी की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं है, जो जितनी भी सुविधाएं इस प्रकार से है, बिजली है। अब आपने देखा होगा कि पिछले दिन तो बिजली की बड़े त्राहिमाम जो की वो होती थी, और सेवाओं के नाम पे जो है वो सरकार आप देखेंगे कि विफल सरकार आप कह सकते हैं, क्योंकि विकास तो हुआ नहीं है किसी बात में, और रही है तो अब यदि परिणाम आपके सामने आएंगे, और वो परिणाम बताएंगे आपको कि कहाँ तक जो है। अब इनेलो मैदान में है, जैसे आम आदमी की पार्टी मैदान में है, और हमने कहीं कहीं जो मतलब जो अच्छे उम्मीदवार थे जहाँ पर ये लड़का था, वहाँ एक नैतिक समर्थन जो है वो पार्टी में दिया है ये सामने वरिष्ठ नेताओं ने। तो अब जो रिजल्ट है वो बताएंगे, लेकिन ऐसा कहना कि बिल्कुल जो है स्थानीय चुनाव वो बड़े चुनावों से डिफरेंट इससे होते हैं, डिफरेंट इश्यू से होते हैं, अलग इश्यू होते हैं, उनके अलग इश्यू जो है वो निर्भर करती है। बिल्कुल जोगेंद्र जी, आपने सही कहा है कि स्थानीय जो लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन इस बीच सत्यव्रत शास्त्री जी भी बने हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जनता ने हालांकि विकास के मुद्दों पर वोट किया है, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए, बीजेपी खरी उतरने का विषय ये है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां इस बात का अब संकेत मिल जाएगा कि भाजपा जजपा के प्रत्याशियों को यदि समर्थन मिलता है तो मोहर लगेगी। एक बात तो ये आम आदमी की धारणा है, लेकिन जैसे मोर साहब कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, भाईचारे के चुनाव होते हैं, ये इसलिए पार्टी सिंबल पर नहीं आती और चुनाव वैसे लड़ते हैं। तो फिर कसौटी क्या होगी भारतीय जनता पार्टी को नकारने की और स्वीकार करने की?
इनके पास इस बात का तर्क होना चाहिए। यदि भाईचारा में किसी कैंडिडेट का अच्छे संबंध थे पार्टी के सिंबल की बजाय, तो वो जीत जाएंगे, तो क्या कांग्रेस जीतेगी, भाजपा हारेगी? मुद्दा एक लेकर चलो कि भाईचारे में चुनाव भाईचारा जीता है, किसकी जाति पक्ष के लोग थे, किसके पास टीम अच्छी थी, किसकी कैंपेन अच्छी रही जिससे वो जीत गया। एक विषय तो ये रखो, या ये रखो कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस थी, तो मैं कांग्रेस मैदान में क्यों नहीं आई सिंबल को लेकर। अब विषय भाजपा मैदान में है और जीतता कोई और है, तो जीतने वाला व्यक्ति कांग्रेस का समर्थक है कि भाईचारा उसके साथ ठीक नहीं था, पार्टी नहीं, भाईचारा ठीक नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया और ये फलाना व्यक्ति जीत गया। आधार क्या रखेंगे आप? इसका मोटिव क्या है? आपके परिणाम का आप सोचेंगे क्या कि कड़वा कड़वा थूर मीठा मीठा हड़प, ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि परिणाम चलने वाले हैं। तो आप अभी से इनको इस बात के लिए तय कर लें कि भाईचारे के चुनाव का नारा देकर आप जो चुनाव में आए थे, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी कि भाईचारा जीतेगा? भाईचारा जीतेगा या भारतीय जनता पार्टी हारेगी? तय एक बात पर करें, विकास के आधार पर बात करेंगे कि भाईचारा के आधार पर बात करेंगे? दोनों नहीं, जहां अपना जीत गया वहां भाईचारा जीत गया, हम हार गए वहां इसने हेराफेरी कर दी, या उधर के लोगों को ले लिया, इन्होंने बहका दिया, इन्होंने ये कर दिया। ऐसा नहीं। एक आज हम डिबेट के ऊपर बैठे मतगणना के लिए और परिणाम सबके सामने है। परिणाम को जनता के द्वारा दिए गए समर्थन के आधार पर हम अपना विश्लेषण करें, और क्योंकि ये बहुत प्राथमिक चुनाव है, इसके बाद विधानसभा भी आती है, उसके बाद लोकसभा भी आती है, तो सब चरण इसी से प्रभावित होकर निकलते हैं। तो आप जब बात करें तो उसको एक तथ्य के ऊपर लेकर चले कि हम चुनाव किस आधार पर चलेंगे, परिणाम को किस आधार पर मानेंगे, भाईचारा पर मानेंगे, विकास पर मानेंगे, पार्टी वर्सेस पार्टी मानेंगे, क्या मानेंगे? तीनों मुद्दों में से तय करें कि हम इस आधार के ऊपर इस मतदान को, इस चुनाव परिणाम को लेंगे। ठीक है शास्त्री जी, बने रहिए हमारे साथ। जोगेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि शास्त्री जी ने तो कह दिया है कि जनता ने तो स्वीकार कर ही लिया है, विकास के मुद्दों पर उन्होंने वोट तो कर दिया है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जनता किसे नकारेगी, किसे जिताएगी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और कहीं न कहीं वोट परसेंटेज जो है भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में घटने का जो है वो अभी आपके सामने स्टार्ट होने के बाद जो रुझान आने आरंभ होंगे उनसे पता चल जाएगा कि जो स्थितियां हैं वो जनता ने वोट डाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विकास के नाम पे वोट डाला है, और जनता का जो मत है वो अभी आपके सामने परिणाम के रूप में होगा। ठीक है रजवंत जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या लग रहा है आपको जी कि इनेलो उम्मीद पर खरी उतर पाएगी? देखिए, क्योंकि जनता ने जितनी उम्मीद लगाई है उससे कहीं ज्यादा जनता को ये है कि हमारे सामने जो पार्षद आएगा या फिर जो चेयरमैन आएगा वो हमारा विश्वास भी जीत सके, साथ ही साथ विकास के जो मुद्दे हैं उस पर भी खरा उतर सके। देखिए, विकास की बात नहीं, अगर असल में बात करें हैं तो ये जो छोटे चुनाव होते हैं ये कहीं ना कहीं इनका एक अलग से एक नैरेटिव सेट होता है कि सरकार की ओर होते हैं, क्योंकि इन चुनावों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था ट्रिपल इंजन की सरकार, तो लोग कहीं ना कहीं उससे सहमत भी हो सकते हैं। कारण उसका यही है कि क्योंकि सेंटर में और स्टेट में अगर बीजेपी की सरकार है तो ये इस चुनाव में कोई दो राय नहीं, ये सरकार के भी चुनाव है और जनता इनकी ओर रुख कर सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जनता इनसे विमुख भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि मजबूरी में भी जनता को अपना वोट डालना पड़ता है, इस चीज को कोई नकार नहीं सकता। जनता को एक ये चीज देखना पड़ता है अपने एक इलाके के विकास के लिए कि चलो कुछ दिन की सरकार है, हम क्यों ना सरकार के साथ एक जिस प्रकार से भी कहीं वोटिंग के लिए जाते हैं, कहीं कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, तो आम आदमी की भी धारणा यही बनी हुई होती है कि भाई अगर हम विपक्ष को अगर वोट डालते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जो सरकार है वो विकास के मामले में रोड़ा अटकाएगी, तो क्यों ना हम सरकार के साथ चलने का भी फैसला करें। इस प्रकार की भी भ्रांतियां कुछ फैलाई गई थी। और अब लेकिन जनता ये देखेगी कि उन्हें किस हिसाब का विकास चाहिए, वो कैसे लोग चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई हाँ विकास की ओर अग्रसर होने की बात आई है, अभी तो रिजल्ट का स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है।
अभी से ये इतनी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं उम्मीद तो पहले भी लगा ली जाती है कि क्या होने वाला है, ये मान के चल रहे हैं। नहीं, उम्मीद लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, आपके पास मैं आऊंगी, एक बार रजत जी की बात सुन लेते हैं। उनका ये कहना है कि इन्होंने पहले ही उम्मीद लगा ली है। पूरी कर लेता हूँ शास्त्री जी, मैं तो आप रिजल्ट पकाया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी से ही साथी जी ने कहते कि विकास के नाम पर वोट दिए हैं। रजवंत जी भाई आप छोड़ो, मैंने नहीं कहा विकास के नाम पर, मैं कह रहा 3 थ्योरी है। आप किस थ्योरी पर आना चाह रहे हो? भाईचारे पर आना चाह रहे हो, विकास पर आ रहे हो, या पार्टी की विचारधाराओं के आधार पर आ रहे हो? आप और हम तो सिंबल पर है, कांग्रेस नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं और मैं बात करना चाह रहा हूं कि हमें तय करना है कि तीनों मुद्दों में से जो परिणाम आएगा हम किसकी कसौटी पर कस कर देखेंगे। बिल्कुल शास्त्री, क्योंकि ये तो जनता पर डिपेंड करता है ना कि जनता किसे चुनती है, जनता पर सबसे पहले डिपेंड करता है। भाई वो चुन लिया, सुनिए साधना जी, मैंने कहा वो चुन लिया, हमारे आपका तो केवल समय व्यतीत करने की बात है, 2 घंटे में आ जाएगा रिजल्ट। मैं पूछता हूं कि परिणाम के आधार क्या मानेंगे आप? जनता ने तो वोट दे दिया, जनता को आप तीनों में से एक आपको मुद्दा चुनना पड़ेगा। आप भाईचारे के चुनाव कहते आ रहे हैं, तो भाईचारे का चुनाव है तो भाईचारा क्या आधार बनेगा क्या? या पार्टी सिंबल पर लड़ने वाले लोग कहेंगे कि पार्टी की नीति को स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, या विकास स्वीकार किया है अस्वीकार किया, तीनों में से एक बात तो तय कर लो। जोगेंद्र जी, मैं बता देता हूँ इस चीज के बारे में, मैं बता देता हूँ। कई बार जी चलो योगेंद्र जी पूछ लो। अनुरोध जी जो बात कर रहे थे वो कहीं न कई बार ये हो जाता है कि स्थानीय जो चुनाव होते हैं वो सरकार के फेवर में चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है कई बार। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की नाराजगी है, देखिए सरकार आने के बाद वैसे तो उपचुनाव भी सरकार के फेवर में जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हरियाणा के अंदर 2 उपचुनाव हुए। एक बड़ौदा का उपचुनाव हुआ हुड्डा जी के देहांत के बाद, और एक इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। दोनों उपचुनाव में आप देखिए कि गठबंधन की क्या स्थिति, उपचुनाव भी हमेशा मतलब जो है वो सरकार के हित में, सरकार के फेवर में चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि दोनों उपचुनाव में आप देखेंगे कि जो सरकार है वो हारी है, सरकार वहां पे नहीं जीत पाई। तो इस प्रकार से जो सरकार की आज की मुझे ये लग रहा है कि भले मतलब हम सिंपल पे चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी मतलब स्थानीय जो नेता है और इनके आगे चुनाव तो लड़ ही रहे, इंडिपेंडेंट लोग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं सारा का सारा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका वोट परसेंटेज भी घटेगा और इनकी नगर परिषद भी घटेगी। लेकिन शास्त्री जी ने तो ये कहा कि ना जनता ने तो चुन लिया है, ये तो अब समय 2 घंटे में साफ हो जाएगी, चीजें जो तस्वीर है वो 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएगी। वो तो देखो अब गिनती में तो ना तो शास्त्री जी के हाथ में कुछ है ना मेरे हाथ में, बिल्कुल, ना तो आप ये कह सकते हैं कि जो निकटम को मतलब वक्तम की जरूरत नहीं होती है। जोगेंद्र जी अपने हाथ में कुछ नहीं है, आप जनता ने दिया था वो चली गई, मशीन में चला गया, जनता के भी हाथ में नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या होगा ये तो अपन तय कर ले। मुद्दे देखो अगर बिल्कुल शास्त्री जी एक बार जोगिंदर जी की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं शास्त्री जी ये कह रहा हूँ कि उपचुनाव थे, आपने विकास के नाम पे उपचुनाव लड़े होंगे, दोनों उपचुनाव जो है आप आ रहे ना, तो इस प्रकार से जहां तक मुद्दों की बात है और मुद्दे आपके, अब आप बताइए कहीं भी मतलब क्या आपने विकास के नाम पे लड़े चीजों पे? आप भी जब डिबेट में आरंभ कर रहे थे तो कहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी वो चीजें स्थानीय चुनाव है। अब कई बार तो स्थानीय मुद्दे भी मतलब जो आप देखेंगे तो स्थानीय मुद्दे भी एक शहर से दूसरे शहर से अलग अलग हो सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर से समस्याएं भी अलग अलग हो सकती है। तो और ऐसा नहीं अकेला वो मुद्दा रह जाए, एक विकास भी मुद्दा होता है, सरकार के प्रति उपेक्षाएं भी होती है, सरकार के प्रति नाराजगी भी होती है, सरकार के प्रति इच्छाएं भी होती है, इसमें भी कोई मतलब है सच्ची गुंजाइश नहीं है। और कहीं न कहीं जो रजवंत जी कह रहे थे, कहीं न कहीं एक सरकार को एक मिल जाता है कि सरकार है, कुछ काम होंगे, विकास होंगे, और इस प्रकार से आपने लोगों को लुभाया भी है, आपने ये कहा भी है कि मतलब जहां पे घोषणाएं की है, और जो घोषणाएं की है वो पहले कर देते ना, आपकी मतलब 3 साल होने को सरकार हो जाएंगी। अब आप देखिए कि आपने जो सरकार का कार्यकाल है
वो उससे चुनाव लड़ते हैं। आप हमने ये किया है, आपने बहुत जगह आप साधना जी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा है कि हाँ हमारी अगर मतलब हमारा नगर परिषद में हमारा बहुमत आता है या हम आते हैं तो हम है ना यहाँ पे ये करेंगे, उस शहर में ये करेंगे, उस शहर में ये करेंगे। इन घोषणाओं के नाम पे चुनाव लड़ा है, ये घोषणाओं की पार्टी है। आप देखेंगे तो ये इन मुद्दों पे चुनाव लड़ते कहीं ना कहीं आप इनके विजन डॉक्यूमेंट में ये कहीं न कहीं मतलब आपको ये दिखाई दिया पूरे चुनाव के दौरान कि जाते ये कहा गया हो कि हमने ये काम किए हैं, इन कामों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम बात करते हैं सही में कि मुद्दों की मतलब मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, मुद्दों पर चुनाव लड़ाई नहीं गया है। ठीक है, रजवंत जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजवंत जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि शास्त्री जी की बात तो हमने सुन ली है, जोगेंद्र जी की भी बात सुन ली है, अब आपका कमेंट चाहूंगी मैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों का चुनाव नहीं लड़ा। आपके अभी एक जो बात आई थी, जो समस्याओं की बात आई थी, भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव में अपना संकल्प पत्र घोषित किया था। हाँ। तो मैं अभी इस पर भी बात चल रही है, हर विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, उसके अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, परिस्थितियां होती है, समस्याएं होती है। ऐसे ही निकाय चुनाव की कई नगर परिषद है, कई नगर पालिका है, नगर एक वार्ड भी होता है, उनकी भी एक अलग अलग समस्याएं होती है। बीजेपी ने ओवरऑल एक संकल्प पत्र बनाया, उस संकल्प पत्र में केवल और केवल घोषणाएं थी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्होंने दे दिया कि भाई हम आपके शमशान घाट की सड़क को पक्की करवाएंगे और उसकी दीवार को, चार दीवारी को पक्की कराएंगे, इनका संकल्प पत्र था। पार्क बनवाएंगे, लेकिन ये चीजें इनकी समझ से बाहर थी कि हर नगर पालिका की एक अलग समस्या होती है और इन्होंने ओवरऑल समस्याओं का एक बना दिया। मतलब एक थोपने वाली बात थी। इन्होंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए, जनता को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए इन्होंने एक संकल्प पत्र बनाया कि हम आपकी ये समस्याओं का समाधान करेंगे। जबकि बहुत सी ऐसी नगर पालिकाएं, नगर परिषद है जिनमें इस प्रकार की समस्या थी ही नहीं। उनकी समस्याएं तो और कुछ थी, उस चीज के बारे में इन्होंने कभी भी बात नहीं किया। इनकी समस्याएं, नगर पालिका की, नगर परिषद की मेन समस्याएं थी भ्रष्टाचार की, कि भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगे। अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगता है, जनता के जो काम है, जो छोटे छोटे काम है, जो आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान अगर समय पर हो जाए, अधिकारी कर्मचारी अगर समय से दफ्तर पहुंच जाए, अगर उनका जो ऑनलाइन का कोई सिस्टम है, कोई टैक्स पे करना है, कोई एनडीसी एनओसी बनानी है, अगर वो समय पर मिल जाए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इसमें इतने लंबे चौड़े वादे करने का कोई वो नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी सरकार को सेंटर की परियोजनाएं, सेंटर की योजनाएं बताई, स्टेट की तो इनकी योजनाएं कोई है ही नहीं। अगर वो भी दो चार योजनाएं कौन कौन सी बताई, जिस प्रकार से इन्होंने इस चुनाव में भी इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे वायदे किए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं। अगर यहाँ पर गलियों की समस्या है तो गलियों की समस्याएं बताएं। इन्होंने वहां पर भी राम मंदिर का जिक्र कर दिया। अरे मेरे भाई, राम मंदिर का जिक्र करने से नगर पालिका चुनाव में क्या फायदा होगा? लेकिन इन्होंने तो अपना नैरेटिव सेट किया कि हमें जनता के बीच में जाना है। लेकिन जनता ने भी एक चीज जरूर पूछी है इनसे कि आपने विकास क्या किया, आप बताओ तो सही। आप आगे भी आके हमारे से वायदे करके जा रहे हो कि हम वायदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने पीछे 8 साल में क्या किया पर उन चीज के बारे में बताए तो उनका इनके पास कोई जवाब नहीं था। शास्त्री जी जवाब दीजिए, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन घोषणाएं कर दी हैं तमाम। देखो साधना जी, कांग्रेस और इनेलो, इन दो लोगों को एक फोबिया हो गया। क्या कि इनकी सरकारें भ्रष्टाचार से गई और जनता ने उसके समय के व्यापक भ्रष्टाचार के आधार पर देश के अंदर एक कितना बड़ा परिवर्तन किया और उस परिवर्तन की लहर इतनी चली कि अभी तक विभिन्न राज्यों में लोगों के अंदर कांग्रेस और इनके खिलाफ अभी भी मत बना हुआ है। तो ये एक समझते हैं कि जनता के सामने बार बार एक शब्द का प्रयोग करो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो लोगों को लगेगा यार हाँ पीछे भी सुनते थे और अभी भी सुन रहे हैं और ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए इनको बदलो। भैया रजन जी, विकास नाम की चीज ऐसी नहीं होती जैसे आपके समय और कांग्रेस के समय में घर में दिखाई देता था। जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होते थे उनके घरों में विकास होता था, घर अच्छे बन जाते थे, नौकरी अच्छी मिल जाती थी, धंधे अच्छे चल जाते थे। अब विकास का आधार बदल गया। अब विकास दिखाई देता है रोड पर, अब विकास दिखाई देता है घर के बाहर, सार्वजनिक स्थानों पर। देश के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, किसके कारण से?
और व्यापक स्तर पर एक बात और समझिए आप कि जिस चीज का भय ये दिखा रहे हैं वो भय उस ठीक है शास्त्री जी, आपके पास आऊंगी मैं। एक बड़ी जानकारी का इस पिच रुक कर लेते हैं। आपको बताएं बड़ी जानकारी, बहादुरगढ़ से 1 से 3 वार्ड के नतीजों का ऐलान। बड़ी जानकारी, तो बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी, 1 से 3 वार्ड के नतीजों का जो ऐलान है, क्योंकि मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी थी। वार्ड 1 से बीजेपी की डेजी शर्मा जीती हैं। बड़ी जानकारी, तो बीजेपी की उम्मीदवार डेजी शर्मा जीत चुकी हैं। बड़ी जानकारी वार्ड नंबर 1 से, तो बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी, वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी की जीत हुई है। तो बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 3 की अगर बात की जाए तो संगीता ठकराल 18 वोट से जीती है। तो वार्ड नंबर 3 से संगीता ठकराल 18 वोटों से जीत चुकी है। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं। तो वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से सुरक्षा गुप्ता को जीत मिली है। तो बड़ी जानकारी, खैर जिसका इंतजार था वो जो घड़ी है वो बात चुकी है, क्योंकि 1 से 3 वार्ड के नतीजों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। शास्त्री जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। शास्त्री जी, बधाई। देखो, पहले 3 में से 2 परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं आपको चैनल के माध्यम से और जनता को, इस वार्डों की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए बधाई देता हूं। और शुरुआत अच्छी जिसकी होती है, अंत तो अच्छा उसका होता ही है, ये कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए तरह तरह की आशंका और शंकाएं व्यक्त करने वाले रजून जी से मैं कहूंगा कि धैर्य जरूर रखें, क्योंकि उतार चढ़ाव का समय रहता ही है, कोई बात नहीं है। लेकिन जनता के बीच जाकर जब संगठन तैयार करेंगे, विचारधारा बताएंगे, परिणाम तब आते हैं। परिणाम केवल और केवल नेताओं के बयान और अखबार से नहीं आते। धरातल पर संगठन तैयार करके लोगों को अपने पक्ष में मत करने के लिए तैयार करना होता है। और इसलिए जो है वो हम सब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भारतीय जनता। ठीक है, जोगेंद्र जी भी बने हुए हमारे साथ। जोगेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी बीजेपी की तरफ से उस पर ये खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 3 परिणाम में से 1 निर्दलीय जीते हैं और 1 वार्ड से आप जो बता रहे हैं वो बहुत कम माध्यम से 18 वोटों से मात्र से जीते हैं। तो वहाँ पे इसको बाद में हम देखेंगे किस प्रकार से क्या स्थितियां रही हैं। आप देखेंगे तो उसको मार्गन पहले वहाँ से कौन पार्षद थे, या भारतीय जनता पार्टी के थे, या उनका कितना मार्गन निर्दलीय जीते हैं। तो इसमें तो निश्चित देखो सत्यावर इसमें तो कोई पक्की गुंजाइश नहीं है। अब रिजल्ट सामने है, आपके उम्मीदवार जीते हैं, तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि मतलब मैं ये कहूँ कि वो जीत नहीं रहे, वो जीत तो रही है, उसमें तो कोई पक्की गुंजाइश नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं मतलब कम से कम हम इस बात पर तो आने लग जाएंगे ना कि ईवीएम ठीक है शास्त्री जी, आपके पास लौटूंगी मैं। ठीक है जोगेंद्र जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डॉक्टर पंकज भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर पंकज, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो परचम जो लहराया जा रहा था, उम्मीद जो की जा रही थी, वो यहाँ पर परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं। आपकी तरफ से आप कितने आश्वस्त हैं? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, और पहले जितने भी उम्मीदवार इस चुनाव के अंदर थे सभी पार्टियों के, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मेरी तरफ से जीत की अग्रिम बधाई। देखने वाली बात यह है कि हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव जो लड़ रहे थे, हम जनता के मुद्दों के लिए वहां पे बात कर रहे थे कि बीजेपी और इन जजपा और कांग्रेस ने, इनेलो ने पिछले जो 50-60 सालों में जो हरियाणा की दुर्गति की,
बहुत सारी जगह पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी जानकारी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं जज्जर से। बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव के नतीजे जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले हमने आपको बहादुरगढ़ के नतीजे बताए थे, अब आपको ये भी बता देते हैं कि वार्ड नंबर 1 से महावीर को जीत मिली है, तो जीत हासिल की गई है। बड़ी जानकारी जज्जर से, तो वार्ड नंबर 1 से महावीर को जीत मिली है, वार्ड नंबर 2 से जय सिंह जीते हैं। बड़ी जानकारी, तो जिसका इंतजार था वो घड़ी अब बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। वार्ड नंबर 3 की अगर बात कर ली जाए तो कमल सैनी को भी जीत मिली है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको झज्जर से, वार्ड नंबर 3 से कमल सैनी को जीत हासिल हुई है। वार्ड नंबर 4 की अगर बात कर ली जाए तो वार्ड नंबर 4 से दिनेश जीते हैं। तो फैसले की घड़ी का दिन है आज। नतीजे जो हैं वो आपके सामने हैं। हरियाणा न्यूज आप तक पल पल की खबर अपडेट करता आया है, आज भी कर रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। बड़ी जानकारी, वार्ड नंबर 1 की अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 1 से महावीर को जीत मिली है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज से हमारी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर पंकज, क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। हमने जो राजनीति का आईना है वो जनता को दिखाने की कोशिश की। हरियाणा के अंदर जहां बीजेपी जेजेपी की सरकार है और जो पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही या इनेलो की सरकार रही, उनका दर्पण हमने पब्लिक को दिखाने की कोशिश की कि इन्होंने हमारे हरियाणा को कितना पीछे धकेलने का काम किया है। दूसरी तरफ हमने दिल्ली का मॉडल पब्लिक के सामने पेश किया कि एक राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर भी ऐसा है जो सिर्फ राजनीति नहीं करना है, राजनीति को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक सरकार ऐसी जो आपका बड़ा बेटा बनकर के काम कर रही है, चाहे वो मुद्दा आपके स्कूल, सरकारी स्कूलों का हो, सरकारी अस्पतालों का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सीवर व्यवस्था को ठीक करने की बातें हो, तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम कर रही है। और जो बीजेपी या जेजेपी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपने ही एमएलए एमपीओं का, अपने मंत्रियों का, सिर्फ इनका विकास करते हैं और किसी का विकास करते हुए पूरे हरियाणा की नगर पालिका या नगर परिषद नहीं हमें कहीं नजर नहीं आया। लोगों को आज भी हमने हरियाणा के अंदर टैंकरों से पानी को ढोते हुए देखा, सड़कों पर इतने गड्ढे देखे। जो नई कॉलोनियां, जो अनियमित कॉलोनियां हैं, उनको नियमित करने की तरफ कोई भी बीजेपी का आह्वान नहीं है कि हम इन रोज कॉलोनाइजर अपनी मर्जी से कॉलोनियां काट रहे हैं और उनमें 2-2 हाथ के गड्ढे हैं। और बीजेपी वाले बेशरम होकर के, जेजेपी वाले बेशरम होकर के वहां पर वोट मांगने जाते हैं, ये कह के कि हम यहां का विकास करेंगे, जबकि आपके सामने है, आप पूर्व में 2 बार बीजेपी की सरकार बना चुके हैं यहां पे हरियाणा के अंदर। जब आप वोट मांगने जाते हैं तब भी वही गड्ढे वैसे थे और आज 8 साल के बाद भी वो गड्ढे वैसे के वैसे हैं। अगर आप 8 सालों में अगर नहीं कर पाते हैं, आपकी 2 बार योजना बन रही है हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद आप विफल हो रहे, तो आप ये बिल्कुल भी ना कहें कि हम लोग विकास की राह पर हैं। ये जनता का मैंडेट है, ये जनता का मन है, जनता किसको वोट करे। लेकिन हमने जनता के सामने अब की बार जो दर्पण दिखाया इन सरकारों का, भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद देने का आश्वासन जो जनता ने आम आदमी पार्टी को कहा और दिया, उसका नतीजा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है डॉक्टर पंकज, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ सुशील भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुशील, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? सुशील। बिल्कुल, देखिए मैं सोहना में खड़ा हूं और सोहना का ये मॉडल स्कूल है, यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग शुरू हो गई है। नियत समय 8 बजे से। मैं कहूंगा कि जरा कैमरा पर्सन वो तस्वीरें भी दिखाएं। पूरी फोर्स की व्यवस्था की गई है, पूरी पुलिस की व्यवस्था की गई है और अंदर ये जो आप देख रहे हैं, आवाज भी सुन रही है, यहाँ से अनाउंसमेंट भी हो रहा है और तमाम जो समर्थक हैं या जो पार्टी के एजेंट हैं वो बाहर भी बैठे हुए हैं। और अभी जिस तरह से काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के दरमियान कई वार्ड और चेयरपर्सन का चल रहा है और मैं बात भी करूंगा, बताऊंगा कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। सतीश जी, सतीश राघव हैं, हमारे हरियाणा न्यूज के संवाददाता हैं सोहना में, और अंदर अभी ये अंदर से आ रहे हैं, अंदर से आप देख कर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल अंदर का है और किस तरह चल रहा है? देखिए जी, अगर अंदर की हम बात करें तो अंदर जो माहौल है बिल्कुल काउंटिंग का है और सभी अधिकारी मौजूद हैं और सभी एजेंट वहां पे बैठे हुए हैं। पूरे तरीका से काउंटिंग जो है वो ठीक तरीका से वहां पे चली हुई है और अभी तक 2 वार्डों के नतीजे आए हैं। जबकि अगर चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन 2 वार्ड कौन कौन से आए हैं और किसकी जीत हुई है? देखिए 2 नंबर वार्ड में एक पहला नंबर वार्ड और दूसरा नंबर वार्ड, 2 नंबर अभी क्लियर हुए हैं इसमें
और तीसरे नंबर की काउंटिंग जारी है। जबकि अगर इसी में अब चेयरपर्सन की बात करें तो पहला राउंड आया है और चेयरपर्सन में बीजेपी जो उम्मीदवार है वो सबसे आगे है। और सेकंड की अगर बात करें तो निर्दलीय एक उम्मीदवार प्रीति बागड़ी है, वो सेकंड नंबर पे है। इसके अलावा बाकी प्रत्याशी अभी सभी वहां पे बैठे हुए हैं और जो काउंटिंग सुचारू रूप से जारी है। बिल्कुल साधना, आप सुन रही हैं कि चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन को लेकर जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो अंजू देवी वो आगे चल रही हैं। उनके जो निकटतम है वो प्रीति बागड़ी हैं। और वार्ड की बात करें, सोहना में 21 वार्ड हैं और 2 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, उसमें जीत दर्ज की जा चुकी है। ईवीएम है, करीब 85 ईवीएम है जिसमें सभी उम्मीदवारों के किस्मत कैद है। उनका एक एक कर काउंटिंग शुरू है और पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है चेयरपर्सन के लिए। और आप देख सकते हैं बाहर का भी एक बार दिखाएं, एक अंदर के अगर बात कर ली जाए परिणामों को देखते हुए और देख सकते हैं कि किस बीजेपी सबसे पहले चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? और निश्चित तौर पर देखिए अभी पहली राउंड की काउंटिंग हुई है और उसके नतीजे हैं 2061 वोट पहले राउंड में काउंट किए गए हैं और उसके बाद अभी काउंटिंग चलेगी और माना जा रहा है कि 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी, जीत के नतीजे सामने आ जाएंगे। जी ठीक है सुशील, हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, उनके पास एक बार मैं आना चाहूंगी। मैं शास्त्री जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सुशील ने तो कह दिया है कि 12 से 1 बजे तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको? खुद को आप कहां देख रहे हैं? देखिए वो तो परिणाम आ ही रहा है, वो तो सुशील जी जो बता रहे हैं और हम सब भी जानते हैं कि इतना समय लग जाएगा। 15 से ज्यादा ही वार्ड सब जगह हैं तो इतना समय लगता है एक ईवीएम को चेक करने में। लेकिन मेरे से पूर्व आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और जजपा को बेशर्म कह रहे थे। मैं इस शब्द के लिए इनके लिए प्रयोग करूंगा और अनेक चैनल्स पर मैं इस बात को कहता हूं। आम आदमी पार्टी की स्थिति हरियाणा में क्या है? आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी जब पंजाब गए थे चुनाव के समय तो उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, पानी पर पूरा हक पंजाब का है और चंडीगढ़ पंजाब का है। अब इन दोनों चीजें जो है वो पूरा देश और दुनिया जानती है कि पंजाब ने हरियाणा का पानी रख रखा है, चंडीगढ़ में वर्तमान में भी हरियाणा का हक है और वो वजूद है अभी भी उनके। लेकिन इन 2 बातों के आधार पर हरियाणा के साथ चीटिंग, हेराफेरी और दुष्टता का शब्द मैं प्रयोग करूं वो करने वाले केजरीवाल और उनके समर्थन से हरियाणा में राजनीतिक चेहरे चमकने के लिए और राजनीतिक लालच और राजनीति की मलाई खाने के लिए जो आम आदमी पार्टी के लोग और विशेषकर प्रवक्ता जब चैनल कर बेशर्मी से हरियाणा की जनता के हितों की बात करते हैं उनको समझिए। जो लोग इस बात को लेकर कि हरियाणा के हितों की बलि चढ़ाकर जो पंजाब में गए थे उन्हीं की शागिर्द बनकर आज हरियाणा की राजनीति करना चाहते हैं। मैं गारंटी देता हूं यदि हरियाणा की तमाम नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर इनका 3 अंक यदि कि शास्त्री जी ने तो कह दिया है कि उन्हें काफी उम्मीदें हैं। शास्त्री जी, आपकी सरकार आज 2 योजनाओं से हरियाणा के अंदर है, अकालियों के साथ मिलकर के आपकी पंजाब में थी और सेंटर के अंदर भी आपकी सरकार है। अगर आप लोग 1 गिलास पानी अगर एसवाईएल का यहां पर लेकर के आए तो हमें बताएं। पूर्व में पंजाब में, हरियाणा में और सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहां पर कैप्टन अमरिंदर और वहां पर मनमोहन सिंह जी की सरकार। आप लोग 1 गिलास पानी लाने में सक्षम नहीं रहे। अगर आप लोगों को उम्मीद आम आदमी पार्टी से है तो ये दावा करते हैं जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर होगी, सेंटर के अंदर होगी, दिल्ली में होगी, पंजाब में होगी, सुप्रीम कोर्ट जी के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से जो भी सुविधाएं होंगी वो सारी की सारी पूरे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जहां जहां वो पानी पहुंच जाना चाहिए वो पहुंचेगा। आप लोग इस चीज पे बहस ना करें कि आप लोग पानी के लिए ये बोला, पंजाब में ये बोला गया पंजाब के हक का पानी पंजाब को मिलेगा, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को मिलेगा। और जो आपने चंडीगढ़ की बात उठाई, चंडीगढ़ के लिए भी यही कहा गया कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों ही राज्य मिलकर के। ठीक है पंकज जी, आपके पास भी आऊंगी मैं। एक बड़ी जानकारी रानिया से, बड़ी जानकारी पहले राउंड में इनेलो समर्थित उम्मीदवार आगे हैं तो रानिया से बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। इनेलो समर्थित उम्मीदवार
सबसे आगे सामने लग रहे हैं। पहले राउंड में मनोज सचदेवा को 1882 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी, तो मनोज सचदेवा को 1882 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड की जो काउंटिंग है, साथ ही साथ आपको यह बता दें कि पहले राउंड में बीजेपी के दीपक गाबा को 1572 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार गुरविंदर सिंह को 174 वोट मिले हैं। तो बड़ी जानकारी रानिया से बता रहे हैं, पहले राउंड में आपके राजेश मलिक को 121 वोट मिले हैं। तो डॉक्टर पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज, क्या कहेंगे आप? ओवर टू यू। देखो, जीत हार एक पहलू है, बिल्कुल, एक सिक्के के दो पहलू हैं, या तो जीत होनी है या हार होनी है। हमने अपना चुनाव बखूबी तरीके से लड़ा, पब्लिक तक हम गए, जनता को एक एक चीजें हमने समझाने की कोशिश की। वो जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता जनार्दन अपने उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा के लिए किसको वोट करती है, वो सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन हमने अपने चुनाव को लड़ने के लिए, अपने चीजों को समझाने के लिए कि हम जब निकाय चुनाव में आते हैं, हमारी सरकार बनती है निकाय चुनाव के अंदर, तो हम किन किन मुद्दों पर आएंगे और कैसे कैसे भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं, उन भ्रष्टाचारों को रोक करके जहां से जो पैसा बचेगा उसको कैसे जनता तक हम पहुंचाएंगे, वो सारी चीजें हमने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और इसमें हम बखूबी कामयाब रहे। बात कर रहे थे शास्त्री जी एसवाईएल और चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के लिए भी ये कहा गया कि चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा और पंजाब की है, लेकिन वो सुविधाएं चंडीगढ़ को उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही हैं, तो इसलिए यह कहा गया था कि पंजाब अपना पैसा लगा करके चंडीगढ़ को मजबूत बनाने की कोशिश करे, हरियाणा अपना पैसा लगा करके चंडीगढ़ को मजबूत बनाने की कोशिश करे। ये कहीं नहीं कहा गया, ये तर्कसंगत बातें हैं, ये अपनी मर्जी से अपनी बातें बोलते हैं कि ऐसा कहा गया। अगर ऐसा कहीं भी इंटरव्यू है तो ये हमारे को टीवी पे सुना दें एक बार कि ये इंटरव्यू था और हमारे पास ये क्लिप है। ये तो बहुत माहिर है इस चीजों के लिए, फटाक से फोन दिखा देते हैं, ये क्लिप है मेरे पास। अगर ऐसी कोई क्लिप है इनके पास एसवाईएल के लिए, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला, चंडीगढ़ के लिए ऐसा बोला, तो शास्त्री जी हमें बताएं। ठीक है, ठीक है, बोलिए शास्त्री जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि यदि इतनी स्पष्टता आप कह रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के बयान को भी वापस करवा दो एक बार कि पंजाब में मेरी भूल हो गई थी। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान कभी दिया ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कभी बयान दिया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के हिस्से का पानी पंजाब को मिलेगा और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली का दिल्ली को मिलेगा। कहां से ये आपने अपने आप अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां जी की बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी। अरे तो सुनो, पंजाब को कहां से मिलना है? नहीं, मैं तो बोल रहा था, मेरे बोलने के बीच में बोले तो जरा बताएं ना, पंजाब को पानी कहां से मिलना है? पंजाब को पानी कहां से मिलना है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है केस, जैसे ही वहां से फैसला आएगा उस हिसाब से सारी चीजें होंगी। आपकी सत्ता सेंटर में है, आपकी सत्ता सेंटर के अंदर है, आप हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर भी थे, आप लोग क्यों नहीं लेकर के आए? नहीं, मेरा सवाल है आप लोगों से, मेरा सवाल तो कांग्रेस वालों से भी है कि कांग्रेस क्यों नहीं पानी लेकर के आई? जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, क्यों नहीं कांग्रेस सरकार के अंदर पानी आया यहाँ पर? और बीजेपी से भी क्वेश्चन है मेरा कि आपकी सत्ता पिछली 2 योजनाओं से यहाँ के अंदर, और आपकी सत्ता मोदी जी की सेंटर के अंदर है, और आप लोग अकालियों के साथ सरकार बना करके बैठे थे, आप लोग क्यों नहीं पानी लेकर के आए? आप लोग बात करते हैं केजरीवाल से, आप अपनी बातें कीजिए। शास्त्री जी, बीजेपी सरकार ने अभी तक एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड लिया, ये बताओ हमारे को, जनता को बताओ कि एसवाईएल के ऊपर बीजेपी का क्या स्टैंड है। आप कांग्रेस बताए कि क्या स्टैंड है। पिछले 10 सालों में आप मलाई खाने का काम कर रहे हैं 2 योजनाओं से। ऐसे ही पंजाब में और सब में इन्होंने मलाई खाने का काम किया कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस का तो इतना भी नहीं अपने सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा दे। आप लोग तो धीरे धीरे राजनीति से बाहर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर होगी, ये हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग जितने घोटाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी भिवानी के मेयर आपके जो पुराने चेयरमैन थे वो तो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो यादव जी 500 करोड़ का घोटाला किया था। आपको पता है शास्त्री जी इस बात का कि नहीं पता? आप फरीदाबाद के अंदर 1500 करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं। भिवानी की नगर पालिका के अंदर आने वाले शौचालय, जो मोदी जी कहते थे कि शौचालय बनाएंगे, आपके चेयरमैन साहब ने वहां शौचालयों के ऊपर दुकान बनाकर बेच दी पब्लिक को। आप बात करते हैं विकास की, आप लोग तो मोदी जी ने जो शौचालय बनाने की स्कीम दी थी उस पर भी दुकानें बना के बेच दी आपकी बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार। और आज आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक के हितों की, वो तो पब्लिक को जानकारी नहीं है कि आप लोग कितने कितने घोटाले कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सारी चीजें सामने आएंगी, भिवानी का रिजल्ट आपको दिखा देंगे हम, आपके मान साहब कितने पीछे खिसक जाएंगे।
शास्त्री जी चलिए अब बोलूं, अब बोलूं। आप सत्येंद्र जैन को जानते हैं? कौन है सत्येंद्र जैन? बाइज्जत बरी होंगे और सत्येंद्र जैन के ऊपर जो केस लगाए गए हैं मैं जानता हूं अच्छे से, स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के। अबे सुनिए, आप सुनिए पहले, मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, जानते नहीं जानते? अरे सुनिए आप यार, आप ज्यादा बोल रहे हैं। आप पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का नाम जानते हैं? एक बार उनकी सुन लेते हैं। बोलिए शास्त्री जी। आप पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का नाम जानते हैं? आपके चुने हुए लोग हो ना। अब सुनिए धैर्य से कि मैंने जो मुद्दा उठाया था कि केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा। आप कह रहे हैं, आप एक बार केजरीवाल जी से हरियाणा में लाकर कहिए कि SYL का पानी लेकर आऊंगा। और सुनो, अभी जिस समय पंजाब के अंदर ये प्रस्ताव तुमने किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने सीधा कहा कि पानी सबका है और समान बंटवारा मिलना चाहिए। ये हरियाणा की बीजेपी नहीं, केंद्र की बीजेपी नहीं, ये पंजाब की बीजेपी का बयान मैं बता रहा हूं। नहीं हो तो एक बार जाके अपने नेताओं वहां से पूछ लेना। दूसरी बात, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय हरियाणा के पक्ष में दिया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पंजाब में है और आप कांग्रेस और बीजेपी को आप बता रहे हो कि नहीं लेके आए, तो पंजाब को तो कुछ मिलना नहीं है, पंजाब को तो देना है। और यदि हरियाणा को कुछ देना हो तो बताओ, हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि दो पंजाब को। और उसके बदले पंजाब पानी कब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कब कर रहा है, ये जरा तारीख बता दो आप। लेकिन आज आपको बात करनी चाहिए। अभी एलनाबाद के जो जिक्र था नगर पालिका का, आपने जनता के सामने बीजेपी की, जजपा की, गठबंधन की सरकार का जो पर्दाफाश किया था, उसके प्रति आपका समर्थन कितना, जरा चर्चा करके देखो। आप चर्चा करके देखो, बहादुरगढ़ का रिजल्ट आ गया, उस वार्ड में आपके व्यक्ति को कितना मिला। झज्जर में आपका परिणाम आ गया, झज्जर के उन वार्डों में आपके प्रत्याशी को, क्योंकि आपके तो वार्ड में भी थे और आपके उसमें थे, तो जरा एक बार पूछ लो। और नहीं तो साधना जी के पास तंत्र है, एक बार जरा पूछ दो साधना जी, आम आदमी पार्टी की जो साहब को इस सरकार और चलाने का जो हिसाब है वो जरा जनता ने कितना स्वीकार किया है। हरियाणा में कदम नहीं रखने देंगे लोग जो हरियाणा के साथ गद्दारी की है तुम। ठीक है शास्त्री जी आप बने रहे हमारे साथ, डॉक्टर पंकज आप भी बने रहे हमारे साथ, जोगेंद्र जी आप भी बने रहिए, तमाम मेहमान बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट के साथ देखते रहिए हरियाणा न्यूज।